पहला सवाल क्या है 200 करोड़ रुपए के लिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 23.023। सर हमें पता ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं या सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या, 3 आ जाते हैं। सर कभी कभी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड आ जाता है 0.001, तो इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इस साइड कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर के आंसर इस साइड क्या हो जाएगा। ये जो सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले साल भी ये पूछा हुआ था, उससे पिछले साल भी पूछा हुआ था, और हर साल ऐसा सवाल वो पूछता है। वो बोल रहा है शेर क्या है, बंद दरवाजों के राज किसे पता है, टूटे दिलों के राज किसे पता है, सब कहते हैं हम साथ हैं, कितने साथ हैं किसे पता है। तो लेक्चर सवाल क्या है, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये 2023-2024 में आया हुआ है, पिछले साल का सवाल है। ये आराम से सुनना, ये बोल रहा है फाइंड द डायमेंशनल ऑफ ए एंड बी इन अ फॉर्मूला। ये पहले केमिस्ट्री में एक हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है। रुखसाना, फरजाना, बशीर, नज़ीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर आपका लेक्चर थोड़ा सा लेट है। हाँ बच्चे मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था, पहला रीज़न, और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे क्लास 10th का साइंस और मैथ का पेपर लीक करना था, मतलब उनके सारे क्वेश्चन मुझे अरेंज करने थे और वो भी वीडियो आने वाली है। इसलिए अगर क्लास 10th में आपका कोई बहन है या भाई है तो उसको कान में ये डाल देना कि वजह सर पेपर लीक करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद यह है कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक वीडियो डाल रखा हूं, दैट इज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डाल के रखा हूं। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन मैंने वहां समझा रखे हैं, प्लीज वो वाली वीडियो भी देखना। और आज मैं कौन सी वीडियो लाया हूं, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं। और मां कसम बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन ढूंढने में, उनको सेट करने में, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन में लाया हूं और आपके सामने सॉल्व करके जाऊंगा। और मेरी बात ध्यान से समझना, जेके बोस का मतलब होता ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, आपको आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। सर शेर सुना दो, शेर आज का शेर क्या है, बंद दरवाजों के राज किसे पता है। शेर क्या है, बंद दरवाजों के राज किसे पता है, टूटे दिलों के राज किसे पता है, सब कहते हैं हम साथ हैं, कितने साथ हैं किसे पता है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबके सामने लेके आया हूं, दैट इज पहला क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए के लिए। ये क्वेश्चन वाइज मैं आपको इतने अच्छे से समझा के जाऊंगा कि मां कसम आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, मेरा वन शॉट देखना है पहले, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बहुत अच्छे से तमीज से समझाया है वहां पे, और फिर उस वन शॉट के बाद ये PYQ लगाने हैं। सर आप बड़ी गप्पे मारते हो, क्या करें भाई साहब, गप्पे नहीं मारेंगे तो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप मेरी लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे। पहला सवाल क्या है, 200 करोड़ रुपए के लिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 23.023। सर हमें पता ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं या सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं। देखो जब आप कोई रीडिंग लेते हो तो वो जो नंबर आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैंने रीडिंग ली 223.4, तो मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा नंबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने अभी नजर आ रहे हैं, 3 नजर आ रहे हैं। सर कैसे पता चला, मैंने गिना है इसको, 1, 2 और 3। सर कोई रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने का? हाँ मेरे बच्चे रूल होता है, मैं वो रूल्स कट शॉर्ट लिखा रहा हूं, रूल्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे पहला रूल वो बोल रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आपने कोई रीडिंग ली है 2, 3, 4, 2, तो जितने नॉन जीरो हैं, अभी कितने नॉन जीरो हैं, मतलब जीरो के अलावा 1, 2, 3, 4, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, इस केस में 4 हो जाएंगे।
सर जीरो वाला इनसिग्निफिकेंट होता है, हां बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होता है, ये वाला जीरो यहां पे काउंट नहीं होगा। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी कितने 4 हैं। सर ये जीरो कभी काउंट होने लग जाएगा, हां काउंट होने लग जाएगा। रूल नंबर 3, अगर डेसिमल पॉइंट यहां पे लग जाए तो ये जीरो भी क्या होता है, काउंट होने लग जाता है। तो यहां पे भी क्या होगा, दैट इज कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5, ये 5 इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सर कोई और एग्जांपल दे दो। देख 2.100, क्या ये 2 जीरो काउंट होंगे, 1 2 3 4, हां होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 4। सर कभी कभी सवाल ऐसा भी तो आ सकता है कि कोई जीरो दो नंबर्स के बीच में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है मेरा बच्चा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ जाते हैं। सर कभी कभी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड आ जाता है 0.001, तो इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इस साइड कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर के आंसर इस साइड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर कभी कभी ऐसे बोल देता है कि कोई नंबर है, नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है मेरा बच्चा। इनफाइनाइट क्यों होता है, क्योंकि नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इसका रिजल्ट मैक्सिमम हो सकता है, इंफिनिटी तक हो सकता है मेरा बच्चा। ठीक, उसके बाद सर कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है, कैसे 6.3 इंटू 10⁻23, इसका कोई सिग्निफिकेंट का रोल नहीं है, इधर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, दैट इज 2। सर अभी अभी जो क्वेश्चन लिख रखा है उसका आंसर भी दे दीजिए, तो इसका आंसर कितना होगा, 23.023। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 2 ये और 3 ये, कितना हो गया, 4, क्योंकि डेसिमल पॉइंट लग गया था। तो इसका आंसर कितना आएगा, और सर 4 थोड़ी है, 1 2 3 4 5 है सर, 5 है, 5 है, 5 है मेरा बच्चा, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इस केस में, 5 हो जाएंगे। ओके, मेरा फोन बज रहा है, कोई फोन कर रहा है, कोई फोन कर रहा है, कोई फोन कर रहे हैं, तो अभी फोन को रखते हैं साइड पे, फ्लाइट मोड ऑन। आप बच्चों के लिए, आप बच्चे ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई फोन कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेरी 4 बीवी हैं, 4 की 4 बीवियां भाड़ में जाए, सर बच्चों को पढ़ाना है। ठीक सर, ओके हो गया, ये बात होगी सर। अब सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन सेम होती है। किसके साथ सेम होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो मैं इसको इधर सॉल्व करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इधर सॉल्व करवा रहा हूं। बोला प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज एच, इसका डायमेंशन किसके साथ मिलता है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। मुझे पता है E इज इक्वल टू एच म्यू होता है ना, एच म्यू होता है, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, म्यू इज इक्वल टू 1/T होता है। तो E इज इक्वल टू एच, इधर लाएंगे, इधर फ्रीक्वेंसी, इधर फ्रीक्वेंसी। क्या प्लैंक्स कांस्टेंट का एनर्जी जैसा डायमेंशन हो सकता है ना, क्योंकि म्यू से डिवाइड हो रहा है, और म्यू हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है नहीं हो, क्योंकि इसके ऊपर एनर्जी है। तो ना तो एनर्जी आंसर आएगा ना फ्रीक्वेंसी आंसर आएगा, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर आपको निकालना पड़ेगा। देख H इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन म्यू। अब देख H इज इक्वल, एनर्जी की डायमेंशन तुझे याद करनी पड़ेगी, क्या, ML T-2, ML2 T-2, और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, -1। इसको ऊपर लाएंगे तो H इज इक्वल टू ML2, ये ऊपर जाएगा तो T-2, और ये ऊपर जाएगा तो T-1 ना, -1 इधर था, ऊपर जाएगा तो +1। व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, H इज इक्वल टू ML2 T-2 +1, H इज इक्वल टू ML2 T-1। ये आ गया H की डायमेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट की, ये क्या आ गई, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। मैंने आपको पहले बोला था, जब मैंने आपको वन शॉट में पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था आपको 10 डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, डेंसिटी, ये सारे आपको याद होने
चाहिए, रटे में होने चाहिए, रटे में होने चाहिए। वर्क डन एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। ये रटे हुए होने चाहिए, ये बच्चे को क्विक होना चाहिए। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml_t-2, एनर्जी का ml2t-2, एरिया का L2, वॉल्यूम का L3, डेंसिटी का ml-3, ये आपको रटा होना चाहिए। फोर्स का mlt-2, एक्सेलरेशन का lt-2, ये रटा होना चाहिए, ठीक? तभी ये सवाल आपको निकलेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास बचा हुआ ऑप्शन, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। एनर्जी का मैंने बताया क्यों नहीं हो सकता, एनर्जी का ऑप्शन नहीं हो सकता। ध्यान इधर रखना मुस्टंडे, एनर्जी का नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी का नहीं हो सकता, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ही बचता है। इधर देख, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है p, p इज इक्वल टू m इंटू वी। m मास हो गया और वेलोसिटी lt-1 हो गया। क्या ये इसके साथ मेल खाता है? ना। एंगुलर मोमेंटम l r इंटू पी, r इंटू पी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इंटू पी, L इज इक्वल टू लेंथ हो गया और मोमेंटम क्या होता है? mlt-1। when bases are same, powers are added, L इज इक्वल टू ml2t-1, t-1। तो क्या ये मेल खा रहा है? हाँ, खो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स इज इक्वल टू AT प्लस BT का स्क्वायर, वेयर T इज टाइम एंड कैलकुलेट एंड व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू AT प्लस BT का स्क्वायर। हमें क्या करना है? A और B का डायमेंशन निकालना है। ये T और T क्या है? टाइम, जिसका डायमेंशन आपको पता है T है, और ये क्या है? फोर्स, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है क्या? mlt-2। ये रटा होना चाहिए। हालांकि इस लेक्चर में ही मैं इतने सारे डायमेंशन लिखा दूंगा कि आपके दिमाग में छप जाएंगे डायमेंशनल फार्मूले, जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैमरे के पास जाने पे फोकस हट जाता है। मेरा प्यारा बच्चा, पूरा जब मैं करवा रहा हूं तो तेरा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, तेरा ध्यान पूरा इसी तरफ होना चाहिए। मान के चल के तेरा रियल टीचर, रियल बड़ा भाई खड़ा है, तेरा पप्पा खड़ा है तेरे सामने, ठीक? तो डर लगना चाहिए तुझे, ठीक? फोर्स इज इक्वल, देख इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा क्योंकि इक्वेट हो गया, इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा क्योंकि इक्वेट हो गया। तो मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर है, इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर है, ठीक है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी के भाई दोनों चीजें जब ऐड तभी हो सकती हैं, जब 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 ऐड तभी हो सकते जब उनकी यूनिट सेम हो, इक्वेट भी तभी हो सकते जब उनके यूनिट सेम हो। यूनिट्स को ही ओल्ड डायमेंशन बोल सकते हैं, मतलब इसके और इसके डायमेंशन सेम है, इसके और इसके डायमेंशन सेम है। मतलब बेसिक क्या लिखेंगे? बेसिक ये लिखेंगे कि जो फोर्स के डायमेंशन हैं वो AT के बराबर है। फोर्स क्या है? mlt-2 इज इक्वल टू A, ऐसे ही, और ये क्या आ गया? T। अब मेरी बात ध्यान से समझना, mlt-2, इस T को ले आओ इधर, इसकी पावर 1 इज इक्वल टू A। अगर मैं अच्छे से बोलूं, A इज इक्वल टू mlt-2, ये T ऊपर चला जाएगा, है ना? ये T ऊपर चला जाएगा, mlt-2 लिखा, ये T ऊपर चला जाएगा, तो T कितना हो जाएगा? -1। तो A है, एक्सेलरेशन ही है, A इज अ कांस्टेंट, ml बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, T माइनस बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, -2 -1 दैट इज -3। तो A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mlt-3। ओके, डन। उसके बाद B का कैसे निकालेंगे? B का भी आप फोर्स किसके बराबर कर दो? फोर्स इज इक्वल टू BT का स्क्वायर। फोर्स किसके बराबर? mlt-2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा, B वैसे ही रखेंगे, और ये टाइम है, टाइम का क्या होगा? स्क्वायर। टाइम नीचे डिवाइड हो जाएगा, mlt-2, और ये टाइम हो गया नीचे डिवाइड, और ये आ गया B। इसको ऊपर करेंगे, दैट इज mlt-2, ये ऊपर चला जाएगा, पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा नेगेटिव, -2 इज इक्वल टू B। mlt माइनस बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, -2 -2 दैट इज -4। B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू mlt-4। चाचा जी, डन। चलें आगे। आगे क्या करना है? आगे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब डायमेंशनल निकालना, डायमेंशनल फॉर्मूला जब निकाला जाता है तो आपको उसको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये पता होना चाहिए। वैसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमें क्या करना है? इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज E का डायमेंशन निकालना है। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझ। E इज इक्वल टू स्ट्रेस वैसे ही रख,
स्ट्रेस वैसे ही है। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। मतलब जो स्ट्रेन होता है ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो इसका डायमेंशन तो 1 ही होगा। तो जब ई का डायमेंशन निकालोगे वो किसके बराबर होगा? स्ट्रेस के बराबर ही होगा। मतलब जो ई का डायमेंशन है वो किसके बराबर है? स्ट्रेस के बराबर है। ठीक, करेक्ट करेक्ट। ठीक, अब तुझे देख, ये सवाल तुझे खुद ऐसे निकलना चाहिए। देख, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2.1 है, पावर से कोई लेना देना नहीं है, तो 2 डायमेंशनल फॉर्मूला, ये गलत लिखा है आंसर इसका। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्योर विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, किसका आइडेंटिकल डायमेंशंस नहीं है? आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है। देख, इसी में जो सवाल नंबर ये वाला जो नीचे वाला सवाल है, इधर सॉल्व कर रहा हूं। देख, एक है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लान्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लान्स कांस्टेंट। अभी मैंने दोनों का निकाला, क्या दोनों का सेम आ रहा था? यस, ये सेम आ रहा था, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। उसने बोला किसका सेम नहीं है? इंपल्स एंड मोमेंटम। इंपल्स एंड मोमेंटम, इंपल्स अगर याद हो, इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। मोमेंटम क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, फोर्स इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इन टाइम एंड इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इन टाइम। मतलब इन दोनों के बेसिक फॉर्मूले क्या है? सेम। इन दोनों के बेसिक फॉर्मूला क्या? सेम। फॉर्मूला सेम तो दोनों के डायमेंशंस भी क्या हो जाते हैं? सेम। मतलब जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लेंथ ही आती थी, तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम तो डायमेंशन भी क्या? सेम। तो ये क्या हो गया? इन दोनों का भी सेम आएगा, बट हमें ऐसा पूछा कि किसके नहीं सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड टॉर्क अभी बताता हूं, इसका क्या आता है? एम और ये एल स्क्वायर। और टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एल है, फोर्स का क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो ये कितना हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू। तो ये टॉर्क का एम एल टू टी माइनस टू, मतलब जो आप वर्क का निकलते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू फोर्स। तो क्या इनका बेसिक फॉर्मूला सेम है? फॉर्मूला सेम है तो फॉर्मूला सेम है तो डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। देख, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स क्या है? एम एल टी माइनस टू, और ये डिस्प्लेसमेंट 1 बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, एम एल टू टी माइनस टू। देख, वर्क का भी वही डायमेंशन निकला है जो टॉर्क का निकला है। अगर नहीं बात समझ आई है प्लीज 0.275 पे देख ले। ठीक, और सुनना, उसके बोला स्ट्रेस हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ। स्ट्रेस किसके डायमेंशन के बराबर है? देख, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर का मतलब भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब दोनों का बेसिक फॉर्मूला क्या है? सेम। तो दोनों का डायमेंशन भी क्या होंगे? सेम। देख, स्ट्रेस का फॉर्मूला है वही प्रेशर का फॉर्मूला है, तो दोनों के डायमेंशंस भी क्या होंगे? सेम ही होने वाले हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, देख, सरफेस टेंशन, सरफेस के ऊपर टेंशन है, मतलब ऐसे होता है ना, तो ये लिक्विड का नीचे वाला मॉलिक्यूल इस सरफेस के मॉलिक्यूल को क्या कर रहा होता है? अपनी तरफ खींच रहा होता है। जैसे रबर बैंड नीचे की तरफ नहीं खींच रहा होता है, खींच रहा होता है। बट सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का क्या है? एम एल टी माइनस टू, एल से एल कैंसिल, तो ये एम एल टी माइनस टू, बट एल पे तो डिपेंड नहीं करता, जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो। नहीं समझो, ना, कैसे समझ आ जाएगा भाई? कैसे समझ? आपको थोड़ी समझ आ सकता, आपको पता नहीं क्या कर दिया। एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, एम एल वन, ये ऊपर जाएगा, एल टी माइनस वन, टी माइनस टू, वन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, एक माइनस वन, टी माइनस टू, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो ये कितना आया? एम एल की पावर जीरो, टी माइनस टू। हालांकि यहां पे वन भी एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो एल रेज टू पावर जीरो इज वन। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा, लॉक कर दिया जाए। ठीक, उसके बाद है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0.004, ये वाले इनसिग्निफिकेंट हैं, सिर्फ एक ही है, तो आंसर कितना आया? एक। अच्छा, इसके बाद जो अगला सवाल आ रहा है ना, ये वाला, तू अंदाजा लगा कितना आसान सवाल है, कितना आसान है। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई, देख,
कितना आसान है, v इज इक्वल टू ए प्लस ए टी है। ऐसी एक इक्वेशन दी रखी है जिसमें v वेलोसिटी है, t टाइम है, और हमें सॉरी bt है। हमें क्या करना है, a और b का क्या निकालना है, डायमेंशंस निकालना है। राइट द डायमेंशन ऑफ a एंड b इन अ फॉर्मूला v इज इक्वल टू a प्लस bt वेयर v इज वेलोसिटी एंड t इज टाइम। तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से अच्छे से समझना। देख v और a ये दोनों इक्वेट हो रहे हैं, तो मतलब इसका डायमेंशन बराबर है, ये दोनों इसके साथ सम हो रहा है, तो इसका डायमेंशन सेम है, तो मतलब अल्टीमेटली इसका डायमेंशन इसके साथ मिलने वाला है। ठीक है, ये इसके साथ इक्वेट हो रहा है, इसका डायमेंशन इसके साथ, ये इसके साथ प्लस हो रहा था, इसका डायमेंशन इसके साथ इक्वल है, तो अल्टीमेटली इसका डायमेंशन इसके साथ इक्वेट हो रहा है। मतलब जो v है वो किसके बराबर है, a है। v की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू ए, तो a का तो निकल ही गया, a इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। ये कौन सी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का ही है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, बट यहां पे कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। यहां पे मैंने इनिशियल वेलोसिटी इसलिए लिखा क्योंकि आगे चल के मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। अच्छा देखिए बीटी, क्या आपका बीटी भी v के बराबर होने वाला है, बीटी, ये बीटी भी किसके बराबर होने वाला है, v के, क्योंकि चीज ऐड हो रही है। ये वाला डायमेंशन इसके बराबर है, ये इक्वेट हो रहा है, तो ये इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली ये कहीं इसके बराबर है, तो बी टी, टी का टी, वेलोसिटी का क्या लिखें, एल टी माइनस वन, बी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में पावर वन, ये ऊपर चला जाएगा, बी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन एक बार, ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन दूसरी बार, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, एल टी माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ये b का क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। अगर आप तू थोड़ा सा ध्यान रखे, ये वाला डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है, एक्सेलरेशन का होता है। ये वाला किसका होता था, a का, दैट इज वेलोसिटी का होता है। तो देख v इज इक्वल टू a प्लस बी टी लिखा हुआ है, तो ये कोई इक्वेशन ऐसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ नहीं मिल रही है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर बच्चा तेरा दिमाग थोड़ा सा भी तेज हुआ, तुझे ये वाली इक्वेशन याद थी, तूने ऐसे दिखा यार ये a है, यहां पे तो मैंने u पढ़ रखा है, ये b है, यहां पे तो मैंने एक्सेलरेशन पढ़ रखी है, तो आप जल्दी जल्दी भी निकाल सकते थे। वो डिपेंड करता है कि आप कितने डीप सोच सकते हो। मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले साल भी ये पूछा हुआ था, उससे पिछले साल भी पूछा हुआ था, और हर साल ऐसा सवाल वो पूछता है। वो बोल रहा है कन्वर्ट 5 जूल इंटू अर्ज, 5 जूल को अर्ज में कन्वर्ट करो, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। देख जूल एक एसआई सिस्टम है और कन्वर्ट किस में करना है, अर्ज में, दैट इज CGS में, CGS में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। देख ये वैसे ही है जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब 1 मीटर जितना है वो 100 सेंटीमीटर ही है, कोई लेंथ में फर्क नहीं आने वाला है। बट फर्क क्या आया कि यहां पे N1 है नंबर फर्स्ट और यूनिट U1 है, फिर दूसरी यूनिट में देखो तो नंबर भी चेंज हो गया, N2 हो गया, और यूनिट भी क्या होगी, चेंज, बट क्वांटिटी क्या है, सेम ही है। यहां पे भी पावर 1 ही है और यहां पे भी पावर 1 ही है, यहां पे भी लेंथ फर्स्ट ही है और यहां पे भी लेंथ फर्स्ट ही है। मतलब यहां से इधर जाने में डायमेंशन नहीं बदलती, नंबर भी बदल जाता है और यूनिट भी बदल जाती है, डायमेंशन नहीं, वही लेंथ पे एक डिपेंड है, लेंथ पे एक डिपेंड है। ठीक है, अच्छा देख N1 को मैंने ऐसे लिखा, U1 को मैं क्या लिख रहा हूं, M1 L1 T1, these are the dimensions are the old units, और उसकी पावर A, उसकी पावर B और उसकी पावर क्या C। U1 की जगह ओल्ड डायमेंशन M1 L1 T1 और उसकी पावर A B और C, N2 की जगह N2 और ओल्ड डायमेंशन U2 की जगह क्या लिखूंगा, M2 L2 T2, और पावर ये वाली सेम ही रहने वाली है, ये पावर नहीं बदलेगी। जैसे इस केस में आपको पता है कि लेंथ की पावर 1 ही है, तो उधर भी लेंथ की पावर 1 ही है, बदलती नहीं है। पावर इधर भी जो रहेगी उधर पावर भी रहेगी, इधर ABC उधर भी ABC, बदलेगा क्या, M1 L1 T1 M2 L2 T2। अब होता क्या है कि अक्सर आपको ये जो दे रखा है नंबर, ये क्या दे रखा है, N1 दे रखा है, N1 दे रखा है। आपको इन सवालों में फाइंड आउट करना पड़ता है N2
N2, ये N2, इस N2 को इधर ही रखा, ये पूरा उठाया और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देख N1 इधर, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, और नीचे ये आ गया M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। सर इसको आप अलग से क्यों नहीं करवा रहे हो? मेरा बच्चा थोड़ा टाइम खाई जाता है, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन पहले ही लिख के लाया हूं, ठीक है। अगला ऐसा सवाल आएगा, आई प्रॉमिस टू यू, कि मैं खुद सॉल्व करूंगा, ठीक। अब देख N2 निकालना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, N1 इधर, N1 इधर, A दोनों के ऊपर है, तो M1 अपॉन M2 की पावर A, B दोनों के ऊपर है, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C इज इक्वल टू N2। N2 किसके बराबर हो गया, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब मेरी बात ध्यान से समझना, तुझे क्या फाइंड आउट करना है, तुझे फाइंड आउट करना है दैट इज N2। क्या N1 की वैल्यू तुझे दी है, N1 की वैल्यू तुझे क्या दी है, दैट इज 5। सर A B C कैसे निकालें? देखिए जूल इज द एनर्जी की यूनिट, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दे, ये लिखा है M L2T-2, तो ये M1, तो ये 1 जो होगा A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये जो 2 होगा तो डेट इज B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये जो C होगा तो C इज इक्वल टू -2 हो जाने वाला है। A, B और C की वैल्यू आपको पता चल गई, तो A की वैल्यू 1 रखी है, B की वैल्यू 2 रखी है और C की वैल्यू -2 रखी है। अब देख, अब समझना, M1 आपको पता है, M1 था दैट इज SI यूनिट, M1 वहां पे मास किस में होता है, केजी में होता है। L1 SI यूनिट में था, दैट इज मीटर में होगा। T1 सेकंड में ही होता है, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं है? जिसमें कन्वर्ट करना है, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे अर्ज इज अ CGS यूनिट, अर्ज इज अ CGS यूनिट, उसको हमेशा डिवाइड में रखा जाता है। जैसे M2 क्या है, ग्राम CGS यूनिट, L2 CGS यूनिट नीचे रखा गया 1 सेंटीमीटर, और टाइम CGS में 1 सेकंड ही होता है। देख, जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है, अर्ज मतलब CGS, जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो डिवाइड में आता है, वो डिवाइड में आता है, वो डिवाइड में आता है। ये पावर कहां से लाएंगे, ये पावर डायमेंशनल फॉर्मूले से लाएंगे, और जिससे कन्वर्ट होता है वो ऊपर किस में होता है, न्यूमिनेटर में होता है। SI यूनिट है, मास केजी में है, लेंथ मीटर में है और सेकंड में है। अब याद रख लेना कि भाई साहब N2 निकालना है, N1 की जगह 5 रख दिया, 1 केजी में 1000 ग्राम होते, ग्राम नीचे वाला ऐसे ही रखा, पावर 1 ही होगी। बट इस पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो नहीं लिखी थी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर वाला नीचे सेंटीमीटर होगा। जो नीचे रखा हुआ है उसमें इन सब ऊपर वालों को कन्वर्ट कर देना। जैसे नीचे ग्राम है, ऊपर वाले को ग्राम में कन्वर्ट करना है, नीचे सेंटीमीटर है, ऊपर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 की पावर -2, और -2 होगा तो वो कितना, एनीथिंग रेज फ्रॉम 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो वो 1 ही होता है। तो ये 5 का 5, ये 1000 की पावर 1 1000, ये 100 ही बचा, 100 की पावर 2, और ये एनी 1 टू एनी पावर, मतलब एक की जो मर्जी पावर आ जाए उसका आंसर क्या होता है, 1। ये N2 कितना हो गया, 5, ये 1000, और 100 का स्क्वायर होता है 10,000 इंटू 1। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कितने जीरो हैं, 4 जीरो, ये 3 जीरो, ये 7, तो 10 की पावर 7, 5 का 5, N2 निकल गया। मतलब मेरे कहने का ये मतलब हो गया यहां पे कि जो आपका 5 जूल है, ये क्या था, N1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर 7 ERG, ये वाला क्या था, N2। अक्सर आपको ये N2 बोलेगा निकालने के लिए। ओके मास्टर, समझ आ गई। अब वो बोलता है डिफाइन करो, क्या डिफाइन करो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक बहुत बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की, और वो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, AU is the larger unit of distance, ठीक है। और ये क्या है, it is the distance between sun and earth। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है
वो 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होती है। और नीचे क्या 1 एमस्ट्रॉम बोलता है, 1 एमस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है, 1 एमस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ओके सर, इतना कर लोगे, हाँ जी कर लेंगे। चलो आगे, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट सवाल ये कर लोगे आप, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.005, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दैट इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये वाले दैट इज ऑन नंबर ऑन लेफ्ट साइड, इस साइड वाले काउंट नहीं होता, ये एक ही नंबर है वो काउंट होगा, ठीक। ओके, अब वो बोल रहा है ऐसे सवाल भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे, पिछले से पिछले साल भी ऐसा सवाल आ चुका है, बोलता है अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल, हमें पता है कि 7 फंडामेंटल है हमारे पास, कौन कौन सा, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मोल, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 है। बट मैं बोल रहा हूं अगर इमेजिनरी फोर्स, वेलोसिटी और टाइम क्या हो, फंडामेंटल हो, देन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। तो मैं बोल रहा हूं मास डिपेंड करेगा फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। करने का तरीका, पहले क्या करना है कि फोर्स, मास डिपेंड करेगा फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, और उनकी पावर ए, बी और सी पे, हमने ये ए, बी और सी निकालना है। फिर दूसरा स्टेप, मास को ऐसे ही रखा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम m1 l1 t-2, वेलोसिटी उसकी पावर क्या हो जाएगी a। फिर वेलोसिटी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, lt-1, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, दैट इज b। और फिर टाइम का क्या होगा, t, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, c। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देख मास वैसे ही रखा, ये डिपेंड करता है m इंटू ए, एम ए, ये मास वाला एम ए, याद रखना एम ए, ये एक ही है, m की पावर a, L की पावर 1 इंटू ए, दैट इज L की पावर a, t इंटू -2 इंटू ए, दैट इज t की पावर -2a। अब देख ये यहां तक किस्सा खत्म हो गया, यहां तक मैंने वो फोर्स वाला किस्सा, उसकी पावर अंदर मल्टीप्लाई, a की पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब वेलोसिटी L इंटू b इंटू L की पावर 1, दैट इज L की पावर b, और b इंटू -1 दैट इज t की पावर -2। ये वाला मैंने किसका किस्सा खत्म कर दिया, वेलोसिटी का। और टाइम की पावर c, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, इसका भी खत्म हो गया। मतलब आपने यहां पे फोर्स का किस्सा, यहां पे वेलोसिटी और यहां पे टाइम का किस्सा खत्म कर दिया। किस्सा खत्म करने का मतलब हो गया कि ये a अंदर मल्टीप्लाई हो गया, b अंदर मल्टीप्लाई और c भी अंदर। अब ढूंढो बेसिस आर सेम, देख मास की पावर a ही आ रहा है, ठीक है, L एक जगह इधर आ रहा है और a जगह इधर आ गया, a ये L है, एक ये L है, तो व्हेन बेसिस आर सेम देयर पावर्स आर एडेड, तो ये L a प्लस b ये ऐड कर दिया। फिर क्या है, t की पावर t 3 है, एक ये है और एक ये है, t एक पावर एडेड -2a -b और प्लस c, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये कर दिया। अब इन पावर्स को इधर कंपेयर कर देना, देख m की पावर तो 1 ही है, ये ऐसे लिखा तो कुछ है नहीं, L के लिए कुछ भी नहीं है, तो L की पावर 0 कर दिया, एनीथिंग रेज़ टू पावर इज 1। फिर t की पावर भी क्या कर दिया, 0 कर दिया, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। फिर इन पावर्स को कंपेयर करो, देखो जैसे ये मास m कुछ नहीं था L का, तो L की पावर 0, t की पावर 0, कुछ ना हो तो हमें ऐसा करना पड़ता है, ये याद रखना, ठीक। फिर यहां पे m की पावर a, L की पावर a प्लस b, t की पावर -2a -b प्लस c। अब इन पावर्स को इसके साथ कंपेयर करो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो a है इसका कंपैरिजन 1 के साथ है, तो a की पावर कितनी होगी, a इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर a प्लस b किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, a प्लस b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी थी, 1, इसको इधर लाया तो b किसके बराबर हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी टू, ठीक। तो देख a की जगह 1 रखा, तो b की जगह क्या हो जाएगा, देखना b इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा, दैट इज -1, तो b की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। हमारे पास a भी निकल गया, b भी निकल गया, हमें a b c निकालना है। देख -2a -b -c इज इक्वल टू 0, -2a -b -c इज इक्वल टू, इस टाइम के ऊपर वाले पावर के साथ कंपेयर कर देना 0। a की जगह 1, -2 इंटू 1, b की जगह
-1 आएगा, बी की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, मैंने बी -1 निकाला। सी की जगह -c इज इक्वल टू 0, -2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 होगा, और -2 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज -1। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो जब आप लिखोगे तो मास किस पे डिपेंड कर रहा होगा, फोर्स की पावर ए, v की पावर b और t की पावर c। a की वैल्यू कितनी आई, 1, b की वैल्यू कितनी आई, दैट इज -1, और t की वैल्यू भी कितनी है, c की वैल्यू भी कितनी आई है, दैट इज -1। तो इस तरह से मास डिपेंड करेगा फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पे, अगर आप फोर्स, वेलोसिटी, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हो। अब देख ध्यान से, अब क्या बोल रहा है आपके पास ये इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्र, वेर x इज इन मीटर मतलब लेंथ हो गई इसके डायमेंशन, t इन सेकेंड मतलब t होगा इसका डायमेंशन टाइम का। फाइंड द यूनिट ऑफ a b एंड c, मतलब हमें यूनिट्स निकालने a b और c के। देख x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्र, मतलब ये जो x है इसका डायमेंशन इसके साथ मिलता है, या इसका यूनिट इसके साथ मिलता है। तो ये वाला दोनों इक्वेट हुआ, ये दोनों ऐड हो रहे, तो इसके वाला इसके साथ मिलता है, इसका इसके साथ मिलता है, तो इसका डायमेंशन इसके साथ भी मिलता होगा। अब मेरी बात सुनना, ये इसके साथ मतलब इस पूरे का यूनिट इस पूरे के यूनिट के साथ मिलता होगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो इसकी यूनिट इसके साथ मिलता है, इसका यूनिट इसके साथ मिलता है, इसका यूनिट इसके साथ मिलता है, इसका यूनिट इसके साथ मिलता है, तो ये वाला इसके साथ भी मिलता होगा। मतलब x इज इक्वल टू ए होगा, s की यूनिट मीटर है तो a की भी यूनिट कितनी होगी, मीटर होगी, ठीक। फिर x इज इक्वल टू बी टी है, x की यूनिट मीटर है, और b टाइम t टाइम सेकेंड, तो b की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, तो ये b की यूनिट भी होगी, x की यूनिट भी होगी, ठीक। फिर उसके बाद सी टी इज इक्वल टू एक्स, या सी टी का स्केयर है, सी टी स्केयर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सी टी स्केयर इज इक्वल टू ये कितना है, एक्स मीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सी सेकेंड का स्केयर इज इक्वल टू मीटर, सी कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये सी का भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके जी, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो सवाल है ना, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, ये मैं आगे आपको करवाऊंगा। अभी मैं क्या करवा रहा हूं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मैं बोल रहा हूं ये जो सवाल है पहला, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर आप सवाल को देखो, मेरा बच्चा इधर 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 सवाल ही घुमा दिया मास्टर आपने। देख सवाल क्या है, सवाल है ये मिटा दे रहा, बस 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 इधर सवाल देख। मैं बोल रहा हूं ये वाला जो सवाल है ना, कौन से वाला, ये वाला सवाल, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए एक एक्सप्रेशन बनानी है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, ये मैं आपको आगे करवाऊंगा। अभी मैं क्या करवा रहा हूं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज। अभी मैंने अभी करवाया ना, वैसे ही करवा रहा हूं। इधर देखना, ये नया सवाल आ जाएगा, इधर देख। हमें क्या करना है इस सवाल में, 1 जूल को अर्ज में कन्वर्ट करना है। मतलब हमारे पास n1 है, n1 की वैल्यू कितनी है, 1, ये यूनिट 1 है, इज इक्वल टू n2 की वैल्यू निकालनी है, ये u2 है। ऐसे ही करना है, क्या करेंगे, n1 m1 की पावर a, l1 की पावर a, t1 की पावर a, मैंने बोला था ना यूनिट की जगह ऐसे लिखना, और n2 u2 की जगह क्या लिखेंगे, m2 की पावर a, l2 की, अच्छा l1 की पावर b है, और t1 की पावर क्या है, c है, ये याद रखना। l2 की पावर b और t2 की पावर क्या आ जाएगी, c। मैंने आपको बोला है कि आपने क्या निकालना होता है, n2 निकालना होता है, तो ये उठाओगे और ये क्या कर दोगे, इसके डिवाइड के नीचे रख दोगे, ठीक। तो ये क्या लिखोगे, n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 पावर b, l2 पावर b,
T1 की पावर C, T2 की पावर C, ये पूरा आया और नीचे डिवाइड हो गया और ये N2 है। ठीक, तुझे अक्सर N2 की वैल्यू निकालनी होती है। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। फॉर्मूला याद रख ले। अब फॉर्मूला क्या होगा? N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। डिनोमिनेटर में क्या होगा? जिसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? अर्ज में। तो अर्ज वाले अर्ज मतलब CGS और ऊपर वो रखना है जिससे कन्वर्ट करना है। और आपको पता है N2 की वैल्यू निकालनी होती है, N1 आपके पास एक ही है। मास SI में क्या होता है? kg डिवाइडेड बाय CGS में ग्राम होता है। और ये ए की वैल्यू कहां फाइंड आउट करोगे? ए की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ML2T-2। तो ए की पावर 1, बी की पावर 2 और टी की पावर -2। मास के ऊपर ए था ना, लेंथ के ऊपर बी थी और टाइम के ऊपर सी था। मास के ऊपर ए था, लेंथ के ऊपर बी थी और टाइम के ऊपर सी था। इसकी पावर 1, लेंथ किस में होता है? मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर डिवाइडेड, इसकी पावर क्या हो जाएगी? इसकी पावर होती है 2। टाइम एसआई में भी सेकंड होता है, सीजीएस में भी क्या होता है? सेकंड ही होता है। इसकी पावर -2। N2 की वैल्यू 1 इंटू ये 1 ऐसे रख, केजी ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब नीचे वाले में कन्वर्ट करना होता है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम और उसकी पावर क्या हो जाएगी? 1। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले में कन्वर्ट करना होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। ठीक, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, पावर 2 और ये कैंसिल पूरा हो जाएगा, ये 1 अपॉन -2। N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर दैट इज 10,000 इंटू कोई भी नंबर 1, अगर किसी भी नंबर में पावर में हो, मतलब 1 रेज टू पावर एनी नंबर इज 1, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 1000 इंटू 10,000 विच इज इक्वल टू, एक के साथ कितने जीरो होंगे? 7 जीरो होंगे, गिन लो, 3 और 4 7 जीरो, दैट इज 10 रेज टू पावर 7। मतलब N2 की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज 10 रेज टू पावर 7। मेरा कहने का ये मतलब होगा कि जो 1 जूल होगा, ये कितना था? N1। N2 किसके बराबर है? 10 रेज टू पावर 7। N2 अर्ज के बराबर होगा। शुड आई रिपीट? नो सर। आगे चलो, बोलता है राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। मेरी बात ध्यान से समझना, देख, एनर्जी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, यही इक्वेशन है। राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन अ रिलेशन E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर E इज द एनर्जी, जहां पे E एनर्जी है, जहां पे E क्या है? जहां पे E एनर्जी है, X डिस्टेंस है और T क्या है? टाइम है। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात इंडस्ट्री के लोगों में मेरी चर्चा सुनेगी, पिक्चर देखेगी, पढ़ पढ़ साला मार रोजा कर जा रहा, चल कुछ नहीं होता, ठीक, कुछ भी बोलने लग जाता है। देख, ये दोनों माइनस हो रहे, तो मतलब इसका और इसका डायमेंशन सेम है, इसका और इसका डायमेंशन क्या है? सेम। तो पहले मैं बी का निकाल लेता हूं, मुझे ए और बी दोनों का क्या निकालना है? डायमेंशन निकालना है। देख, इन दोनों का सेम होगा क्योंकि ये दोनों माइनस हो रहे, तो बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बी का डायमेंशन क्या होगा? दैट इज एल स्क्वायर। अब मुझे किसका निकालना है? दैट इज ए का निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से समझ, मैं क्या ई का डायमेंशन इज इक्वल टू, ऊपर में से किसी एक का लिखो तो चल जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं, तो ऊपर में लिख रहा हूं मैं बी का लिखूंगा, डिवाइडेड बाय नीचे ए का निकालना है और इनटू टी है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ML_T-2, ML2T-2, बी का वैसे ही निकालना है ना, बी का अभी निकाल दिया आपने, क्या निकाला? एल स्क्वायर। ए का निकालना है और ये कितना हो जाएगा? टी। मेरी बात ध्यान से समझना, ये एल स्क्वायर इधर कैंसिल, एल स्क्वायर इधर कैंसिल, ये उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? MT-2, ये उधर जाएगा तो टी की पावर 1 उधर हो जाएगी। रुको 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 चाचा, रुक जा, यहां तक समझ आया? हाँ समझ आ गया। देख, ये मुझे ए का निकालना है, ए को उधर भेज दे, बाकी सबको इधर नीचे ले आ, ठीक है? ए को इधर भेजा, बाकी सबको नीचे ले आया हूं। किस किस को?
t माइनस टू और ये t, ठीक। ये सबको मैं क्या ले आया, नीचे लेके आया हूं। देख a इज इक्वल टू m ऊपर चला जाएगा तो -1, t ऊपर चला जाएगा दैट इज +2, ये t ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा t -1। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, a इज इक्वल टू m -1 t +2 -2 +2 -2 +2 -2 विच इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा m की पावर 1 t की पावर 1, m की पावर -1 t की पावर 1, दो में से एक निकालो, एक और -1 का -1, तो ये किसका होगा, a का डायमेंशन होगा। होप आपको ये चीज समझ आई होगी, नहीं समझ आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर पक्का करना, ठीक है। बड़ी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ठीक। अब वो बोल रहे व्हाट आर द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। देख प्रेशर क्या होता है, देख प्रेशर के लिए पहले निकाल रहा हूं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, mL(T-2 अपॉन L स्क्वायर, ये L और L कैंसिल। अब इधर सिर्फ एक ही बचा हुआ है तो m वैसे ही रहेगा, m की पावर 1 वैसे ही रहेगी, ये ऊपर चला जाएगा L की पावर 1 दैट इज -1 और t का क्या है -2। होप आपको ये चीज समझ होगी। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होगा, E इज इक्वल टू h म्यू, है ना। एनर्जी क्या होता है, mL(T-2 इज इक्वल टू h म्यू, म्यू नीचे आ जाएगा, है ना। तो mL(T-2 और ये म्यू आ गया नीचे इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू mL(T-2, म्यू का क्या होता है T-1, म्यू का क्या होता है T-1, ये ऊपर चला जाएगा, या इसको यहीं से कर, -1 यहां से कट जाएगा, एक -1 यहां पे कट जाएगा, तो कितना बचेगा -1, एक बचेगा। तो h इज इक्वल टू mL(T-1), ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। दूसरा के तीसरा क्वेश्चन यही था। देख ये सवाल दोबारा आ गया, दोबारा देख रिपीटेड क्वेश्चन कितने आसान है। देख वो बोल रहा है 2.1 इंटू 10⁻³ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। अभी आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है, इंपल्स और मोमेंटम का भी सेम होता है, वर्क और टॉर्क का भी सेम होता है। वो बोलता है वो कौन सा है जिसका सेम नहीं होता, डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, इसका सेम नहीं होता। ये सवाल रिपीटेड है, जो मैंने अभी करवाया था वैसे ही आया है, ठीक। अच्छा मैंने आपको ये बोला था मेरा बच्चा कि अभी पीछे बोला था कि फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला बनाओ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। वहां का सवाल और यहां का सवाल बिल्कुल सेम है। मतलब ये वाला, ये मैंने अभी बोला था ना आपको, ये मैंने क्या बोला था, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। ये सवाल और ये वाला सवाल, कौन से वाला सवाल, ये वाला सवाल, दोनों सेम है, दोनों सेम। देख कैसे बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई साहब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, इट्स मास पर यूनिट लेंथ एंड थर्ड टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। ये बोल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसकी, स्ट्रिंग की, मतलब ये स्ट्रिंग बंधी हुई है ना, ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो इसको ऐसे यहां से भी बंधी है, यहां से भी बंधी है, तो यहां इसको ऐसे पकड़ के छोड़ो तो ऐसे डर 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 ऐसे करने लग जाती है, तो ये ऑसिलेट करने लग जाती है। तो ये ऑसिलेट करती है तो इसके रिलेटेड एक टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। बोलता है वो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है इसके लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग के पावर a पे, मास पर यूनिट लेंथ म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है, दैट इज पावर b पे, और किस पे डिपेंड करती है, टेंशन पे डिपेंड करती है। टेंशन मतलब ये रस्सी कितनी खिंची हुई है, टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स, टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स। ये म्यू क्या है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, और ये क्या है, दैट इज लेंथ। यही बोला ना उसने, लेंथ पे, मास पर यूनिट लेंथ पे और टेंशन पे, ठीक। मुझे ये पता है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ की पावर a, ये क्या है, दैट इज लीनियर डेंसिटी बोलते हैं इसके, मास पर यूनिट लेंथ की पावर b,
और फोर्स है, ये फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और उसकी पावर क्या होगी, सी होगी। ये फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन एल की पावर ए, और ये लेंथ है इसकी, ये ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर ऊपर चला जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी एम एल माइनस वन, और इसकी पावर क्या हो जाएगी बी। ये एम वैसे ही, ये एल वैसे ही, टी की पावर माइनस टू, और उसकी पावर क्या होगी सी। अब आपने क्या करना है कि इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, टी माइनस वन, बट अगर आप इसके साथ मास जीरो लिखोगे तो आपको पता है ये वन के बराबर होता है। एल की पावर जीरो लिखोगे तो ये आपको पता है किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। आपको पता है ये चीज आपने इस साइड कंपेयर करनी है, तो आपने मास की पावर जीरो और एल की पावर जीरो लिखनी है, ठीक है। होता क्या है कि इसके बराबर एनीथिंग रेज टू पावर जीरो होता है वन है, मतलब ये चीज ये बताती है कि भाई साहब यहां के मासेस जो हैं वो इधर के पे डिपेंड नहीं करते। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर, एल की पावर ए, फिर ये बी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम की पावर बी, बी इंटू एल की पावर माइनस वन, दैट इज एल की पावर माइनस बी, सी की पावर एम की पावर वन, तो ये कितना हो जाएगा एम की पावर सी, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा वन इंटू सी, दैट इज एल की पावर सी, और टी इंटू माइनस टू, दैट इज टी की पावर माइनस टू सी, ये हो गया। अब देखो तो ये m की पावर जीरो, l की पावर जीरो और t की पावर माइनस वन, डिपेंड अपॉन, ये मासेस वाले को अलग कर लो, m और m अलग हो गया, m अलग हो गया, पावर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, b प्लस c। फिर l और l अलग हो गया, l बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, l इधर भी है ना, ये वाला l, कौन कौन सा l अलग अलग हुआ, ये वाला l, ये वाला l और ये वाला l, तो L आ गया एक, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, A माइनस बी और प्लस सी। फिर T का देखना, T कहां पे है, T A की जगह, T की पावर माइनस टू। अब इन पावर्स को कंपेयर करना है, जैसे मास की पावर इस साइड की मास की पावर उस साइड के मास की पावर के साथ कंपेयर करना है, इस साइड लेंथ की पावर की उस साइड लेंथ के पावर के साथ कंपेयर करना है, इस साइड टाइम की पावर को उस साइड टाइम की पावर के साथ कंपेयर करना है। जैसे अभी मैं टाइम की पावर को और इस टाइम की पावर को कंपेयर कर रहा हूं, जैसे माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस टू सी डिवाइड में जाएगा तो माइनस टू सी रहेगा, और माइनस वन और माइनस टू का माइनस वन का माइनस और माइनस टू का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई टू। वैसे ही जैसे c की वैल्यू पता चलेगी तो मैं फिर अगली, जैसे मास की पावर b प्लस सी, उधर मास की पावर जीरो है तो b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रखूंगा, और इस तरह से मैं क्या करूंगा कि b की वैल्यू निकालूंगा। c की वैल्यू क्या निकली है, c की वैल्यू निकली है वन बाई टू। दूसरी इक्वेशन कौन सी लेनी है जी, ये वाली b प्लस सी, कौन सी वाली, केदी ये वाली, ये देख b प्लस सी, इसको कंपेयर करना है इसके साथ, जीरो के साथ, तो b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। c की वैल्यू वन बाई टू, तो c की वैल्यू वन बाई टू इधर रख ली, b वैसे ही c वन बाई टू है ना, और ये कितना हो गया, ये जीरो के बराबर हो गया, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस वन बाई टू। देख c की वैल्यू वन बाई टू, b की वैल्यू माइनस वन बाई टू। अब तुझे a की वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो ये लास्ट ये वाला l के ऊपर वाली पावर दैट इज a माइनस बी प्लस सी, इधर l की पावर जीरो, तो a माइनस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा जीरो। a की वैल्यू निकालनी है माइनस, वैसे ही b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस वन बाई टू, सी की वैल्यू क्या है वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। अगर आप ध्यान से देख तो प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा कैंसल, बट ना 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 मेरा बच्चा ना, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a वैसे ही प्लस वन बाई टू, ये आ गया प्लस वन बाई टू, वन बाई टू और वन बाई टू कितना हो जाता है, वन हो जाता है, तो a वैसे ही वन बाई टू क्या हो गया वन, और ये जीरो क्या हो गया इक्वल, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन। तेरे पास a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई, c की वैल्यू भी निकल गई। अब तू ध्यान से देख तो a की वैल्यू क्या है माइनस वन, b की वैल्यू माइनस वन बाई टू, और c की वैल्यू क्या है दैट इज वन बाई टू। अभी तूने फ्रीक्वेंसी को किस पे डिपेंड किया था, l की पावर a, म्यू की पावर b और t की पावर c। L की पावर a की पावर क्या आ जाएगी माइनस वन, म्यू की पावर b की जगह क्या लिखेगा दैट इज माइनस वन, मतलब a की जगह माइनस वन, b की जगह माइनस वन बाई टू, और c की जगह क्या लिखेगा वन बाई टू लिखेगा। तो वही तूने लिखा म्यू डिपेंड अपॉन l की पावर माइनस वन, लीनियर डेंसिटी की पावर माइनस वन बाई टू, दैट इज म्यू की पावर माइनस वन बाई टू, और टेंशन की पावर वन बाई टू।
अब देख, ये पावर 1 है, इधर नीचे डिवाइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगी पावर, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये नीचे पावर जाएगी एल की पावर -1, टी टेंशन की पावर 1/2 ऊपर ही रहेगी। जब ये पावर नीचे चला जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक, अब तुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड अपॉन 1/t, और t की पावर 1/2 मतलब √t, और म्यू की पावर 1/2 मतलब √μ। जब इसको ऐसे लिखेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट दैट इज कैटरीना कैफ 1/L, और ऊपर भी √, नीचे भी √, तो होल √T/μ। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, K/L √T/μ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बार आया है, इस साल भी आ सकता है। ओके, वो बोल रहा कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन्स। देख सुनना, 10 मतलब n1 की वैल्यू, न्यूटन से क्या पता चला, SI है, किस में जाना है, डाइन से क्या पता चला, CGS में जाना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी करवाया पीछे, क्या, दैट इज n2 इज इक्वल टू n1 m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, और T1/T2 की पावर c। ओके बच्चा, ओके डन। अब देख, n2 n की वैल्यू क्या रख दी है, n1 की वैल्यू 10, SI में मास किस में लेते हैं, दैट इज kg में, CGS में किस में लेते हैं, ग्राम में, और पावर कैसे बताओगे, पावर है फोर्स m के ऊपर पावर कैसे होती है, दैट इज 1, L के ऊपर भी 1, और T की पावर -2। तो यहां A की पावर कितनी हो जाएगी 1, B की पावर भी 1, और C की पावर कितनी हो जाएगी -2। ओके, पावर 1, L क्या होगा 1 मीटर, और नीचे होगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज सेंटीमीटर ही लिखो, और उसकी पावर भी क्या होगी 1। ठीक है, m1 L1 T -2, और फिर T1 को सेकंड, SI में भी सेकंड होता है, और CGS में भी क्या होता है, सेकंड की पावर -2। अब मैंने बोला था ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में लिखना होता है। ठीक, n2 इज इक्वल टू 10, ऊपर 1 kg को क्या लिखते हैं, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम की पावर 1। ठीक, ये 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कैंसिल, तो 1 की पावर -2। एक की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। सेंटीमीटर कैंसिल, ये आ गया 100, ग्राम कैंसिल, ये कितना हो गया 1000, ये कितना 10। तू ध्यान से देख तो n2 की वैल्यू कितनी होगी, n2 इज इक्वल टू कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶। इससे तुझे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि जो तेरे पास 10 न्यूटन है वो 10⁻⁶ डाइन्स के बराबर है। ये तेरा n1 था, ये तेरा n2 है। ठीक, चले अगले सवाल पे। अगला सवाल यू बोलता है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ये मैंने आपकी 1 शॉट में भी करवा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बहुत बार है। बोलता है यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस ड्राइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये ऐसे पेंडुलम होता है, इसके नीचे बॉब होता है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है, ये मास होता है, और इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होती है। तो इसलिए ये बोला है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम गिवन दैट द टाइम डिपेंड अपॉन, टाइम डिपेंड करता है इसके मास पे, मास ऑफ द बॉब उसकी पावर a पे, उसके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के पावर b पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे दैट इज c पे। तो ये आपने पहले शुरू में ऐसे बताना है। ठीक है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर m की डायमेंशन लिखनी है m की पावर a, L की डायमेंशन L की पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, दैट इज g की वही डायमेंशन होती हैं जो a की होती हैं, क्या होती हैं, दैट इज LT-2। तो ये LT-2 की पावर कितनी आ जाएगी, c आ जाएगी। फिर क्या करना है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a, L की पावर b, और c को अंदर मल्टीप्लाई कर, c इंटू L1 दैट इज c, 1 इंटू c दैट इज c, और t की पावर -2 इंटू सी दैट इज -2c। अब व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, t की पावर 1, m कुछ नहीं है तो 0 होगा, L कुछ नहीं है तो 0 होगा इस साइड, क्योंकि ये बाद में पावर कंपेयर की जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, L b प्लस c, और t की पावर कितनी होगी, -2c होगी। अब तुझे कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करना है पावर को इस पार और उस पार, यहां पे भी m, इसकी पावर भी m, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज
जीरो। ठीक है, यहां पे एल और यहां पे भी क्या है, एल। तो इसकी पावर इसके साथ कंपेयर करना है, दैट इज बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई साहब अगर यहां पे C पता हो B निकल सकता है, B पता हो C निकल सकता है। तो मैं ये टाइम को कंपेयर कर रहा हूं इस टाइम के साथ, -2C, इसकी पावर -2C किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1 अपॉन -2C। अब C की वैल्यू कहां पुट करनी है, इधर, b प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू इधर चला जाएगा +1/2। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अब आपके सामने है। ठीक है ना, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपके सामने है। ए कितना है, ए इज इक्वल टू 0, बी कितना है 1/2 और सी की वैल्यू कितनी है -1/2। ये बच्चा पहले से यहां पे क्यों लिखी हुई है, क्योंकि मेरा बच्चा जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जब मैं क्या कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरे से या ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो मैंने दोबारा हटाया, दोबारा हटाने के बाद या दोबारा मिटाने के बाद फिर दोबारा आपके सामने लाया। तो a इज इक्वल टू 0 निकला है, b इज इक्वल टू 1/2 निकला है और c इज इक्वल टू -1/2 निकला है। तो अब इसको इस फॉर्मूले में फिट करो। देखो, टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन मास की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो टाइम डिपेंड अपॉन l की पावर 1/2 और g नीचे आ जाएगा तो g की पावर 1/2। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी √l और ये भी क्या होगा, √g। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l अपॉन g। अब हटेगा तो कैटरीना कैफ आएगी। अब कैटरीना कैफ की वैल्यू डायमेंशन से निकाली नहीं जा सकती, तो इधर कैटरीना कैफ की वैल्यू क्या होगी, T इज इक्वल टू 2 √L अपॉन जी। L अपॉन जी मतलब लोटा अपॉन ग्लास। शुड आई रिपीट, नो सर। अगले सवाल पे चले। हाँ सर। बोरा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर। ये ऐसे सवाल हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। लाइट ईयर क्या है, परसेक क्या है, एमस्ट्रॉम क्या है, नैनोमीटर क्या है। लाइट ईयर है, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। मतलब अगर लाइट यहां से निकली, 1 साल के बाद वो लाइट कितनी दूरी तय कर लेगी, दैट इज लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, दैट इज 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। और एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर होता है। और एमस्ट्रॉम मैंने बता चुका हूं पीछे। अगले सवाल पे चले। हाँ चलते हैं। वो बोलता है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन m इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। 2021 का है और इसकी डेरिवेशन, इसकी f इज इक्वल टू m u स्क्वायर अपॉन आर, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में भी है और वो भी इंपॉर्टेंट है, 3 से 5 नंबर की आती है। देख, ये फोर्स है, ये क्या है, फोर्स का डायमेंशन किसके बराबर है, m l t -2 के बराबर है। तो इस साइड भी उतना ही होना चाहिए, उतना होना चाहिए। मास का कितना होता है, m। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है l t -1 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है, r इज अ डिस्टेंस, दैट इज l। इस फोर्स को बोलते हैं, इस फोर्स का नाम है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, करवाऊंगा मैं अगले वाले जो PYQ होंगे उसमें करवाऊंगा। देखो इधर, तो मतलब हमारा डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा दिखना चाहिए, m l t -2, ये m ऐसा है, l की पावर 2, t की पावर -2 डिवाइडेड बाय l। ये कैंसिल 1 बचा। तो आप देखो इस साइड भी डायमेंशन m l t -2 इज इक्वल टू m l t -2। अगर इस पार की डायमेंशन और इस पार की डायमेंशन इक्वल हो तभी ही कोई किसी भी फॉर्मूले में एक चीज दूसरे के साथ क्या होती है, इक्वेट होती है। क्योंकि इधर का क्वांटिटी का यूनिट और इधर की क्वांटिटी का पूरा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आगे बोलता है कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ये है डायमेंशनल एनालिसिस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब मैं इतनी ज्यादा बहस नहीं करूंगा इस पे, मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं। मुझे क्या निकालना होता है, n2 निकालना होता है। क्या निकालना होता है, n2। n1 की वैल्यू दी है, हाँ दी है, कितनी दी है, 5 दी है। n2 कितना दिया है, 5। मेरा बच्चा खुद से करो, ये ऊपर
न्यूटन SI। SI में मास कैसे निकलते हैं, दैट इज kg। नीचे क्या आ जाएगा, ग्राम। सर ए की वैल्यू कैसे पता चलेगी, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ए की पावर 1, बी की पावर भी 1 और सी की पावर भी -2। ठीक, इसकी पावर 1, एल की पावर एल, SI में किस में होता है, मीटर में। नीचे CGS 1 सेंटीमीटर और इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। टाइम ऊपर भी सेकंड है और नीचे भी क्या सेकंड, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। अब तो प्यारा बच्चा है तो N2 ऐसे लिखेगा, =5। A kg में ग्राम में कन्वर्ट होता है, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर। नीचे भी क्या होगा, सेंटीमीटर, और इसकी पावर क्या होगी, 1। ये 1 सेकंड कैंसिल, 1 की पावर -2। ये ग्राम ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये N2 कितना हो जाएगा, 5000 बचेगा सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ 100 बचेगा, और 1 की पावर पे कोई भी नंबर हो तो आंसर 1 ही होता है। तो 5 1 सर कितना आया, 5, और 10⁵ तो N2 की वैल्यू क्या आई, 5 × 10⁵ तो इससे ये पता चला कि जब कभी भी 5 न्यूटन होगा वो कितने के बराबर होगा, 5 × 10⁵ डाइन्स होगा। ये अगर N1 था तो ये वाला क्या हो जाएगा, N2। ये यूनिट 1 थी तो ये क्या हो जाएगी, यूनिट 2। होप आपको इस कंसेप्ट का फील तो जरूर आया होगा। बोलता है what is the number of significant figure in 5.004। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4। पॉइंट लग गया तो सब कंसीडर होगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इसके केस में 4 हो जाएंगे। बोल रहा कन्वर्ट 100,000 डाइन्स इनटू न्यूटन। इस बार हम पहली बार CGS से जाएंगे SI में, मतलब नीचे इस बार SI लिखा जाएगा और ऊपर CGS लिखा जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या मुझे N2 निकालना है, हाँ। N1 की वैल्यू कितनी दी है, 1000 दी है, ओके। N2 = 1000, ठीक। मास ऊपर CGS में लिखना है तो वो होता है 1 ग्राम, वो क्या होता है 1 ग्राम, और नीचे SI में लिखना है दैट इज 1000। ना 1000 नहीं लिखना, अभी 1 kg ही लिखना है। ए की वैल्यू कैसे पता चलेगी, डाइन्स, फोर्स की बात कर रहा है, तो फोर्स = MLT-2, 1 1। ए की पावर 1, बी की पावर 1 और सी की पावर -2। ये मास के ऊपर वाली पावर, लेंथ के ऊपर और टाइम के ऊपर वाली पावर को क्या कर लेना, उस पावर के साथ कंपैरिजन पे लाना है, ठीक। पावर 1 ऊपर CGS लिखनी है 1 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है, नीचे लिखना है दैट इज मीटर 1 मीटर, ठीक। और ऊपर CGS में भी सेकंड होता है और SI में भी सेकंड होता है, पावर -2, ठीक है। N2 निकालना है, N2 1000। अब मेरी बात ध्यान में रखना, इसको और इसको कैंसिल करना है। सबसे आसान तरीका यह है कि इस kg को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 1 ग्राम ऊपर 1000 ग्राम, कहानी खत्म। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि नंबर निकालना है तो यूनिट्स कैंसिल होने चाहिए। 1 सेंटीमीटर, नीचे क्या है 1 मीटर। 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ऊपर वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 1 सेंटीमीटर = 1/10 मीटर होगा, तब भी आंसर यही आने वाला है, करके देख लेना। बट मैं जो आसान है वो चीज लाने वाला हूं। 1 सेकेंड दैट इज 1 की पावर -2। आप ऊपर वाले मतलब 1 kg को भी किलोग्राम में लिख सकते थे, वैसे आता 1/1000 ग्राम, बट मैंने आसान वाला तरीका चूज किया और आपके सामने आसान ही पेश किया, ठीक। अब क्या है, N2 = ये आ गया 1000, यहां पे भी 1/1000 बचा है, और यहां पे ये सेंटीमीटर कैंसिल, 1/100 बचा है, और 1 के ऊपर कोई भी पावर हो आंसर 1 आता है। ये 1000 कैंसिल, 1 1 1, तो N2 की वैल्यू कितनी है, ये 1/100। N2 की वैल्यू कितनी आई है, N2 = 1/100। इसको कैसे लिख सकते हैं, N2 = 1/10 की पावर 2। N2 = 10⁻²। N2 = 10⁻²।
इससे पता क्या चला, जो 1000 डाइन्स होते हैं वो 10⁻⁻² न्यूटन के बराबर होता है। ओके चाचा, डन। N1 तेरा ये था, N2 तूने ये निकाला, यूनिट इस बार तेरी डाइन थी, तू U2 में गया। शुड आई रिपीट? नो सर। अगला सवाल, व्हाट इज परसेक्ट एंड 1 माइक्रोन मीटर। देख, परसेक्ट एक डिस्टेंस की यूनिट है, अ यूनिट ऑफ अ लेंथ यूज टू मेजर अ डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड गैलेक्सीज। ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। ये इसलिए यूज में आती है ताकि ये किस लिए यूज में आती है, दिस इज यूज टू मेजर अ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द गैलेक्सीज। और 1 परसेक इज इक्वल टू 3 × 10⁻16 मीटर होता है। और 1 माइक्रोन मीटर क्या होता है, 1 माइक्रोन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। चलो सर अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये 2023 2024 में आया हुआ है, पिछले साल का सवाल है ये। आराम से सुनना, ये बोल रहा है फाइंड द डायमेंशनल ऑफ ए एंड बी इन अ फॉर्मूला। ये पहले केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला आता होता था, अब सिलेबस से हटा दिया गया है। रियल गैस इक्वेशन है ये लिखी हुई। मुझे बोल रहा है ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, हर बार आता ये। देख, P प्लस ए अपॉन वी का स्केयर, V माइनस बी। देख, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू ए अपॉन वी का स्केयर बराबर होगा। ये दोनों ऐड, मतलब ए अपॉन वी स्केयर ऐड हो रहा है प्रेशर में, क्योंकि ये दोनों डायमेंशन क्या होंगे, सेम, तभी ऐड हो पाएगा। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आपको मैंने बताया भी था। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू mL/T-2 डिवाइडेड बाय L की पावर 2। ये और ये कट जाएगा, 1 बचेगा। प्रेशर होता है F(L-1T-2). ये किसका, ये जो F है ना, F की जगह M आता है। दोबारा रिपीट कर, क्या रिपीट करना है, देखो, फोर्स mL/T-2, एरिया L2, ये और ये कैंसिल, ये 1 बचा। प्रेशर कितना हो जाएगा, mL/1 - 1 T-2। ये प्रेशर का। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम होता है L का क्यूब। वॉल्यूम का स्क्वायर क्या होगा, L क्यूब का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू L की पावर 6। प्रेशर की जगह क्या लिखूंगा, mL-1 T-2। प्रेशर की जगह वो लिखा। एरिया वॉल्यूम की जगह, वॉल्यूम के स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, L की पावर 6। इसको उठा के उधर कर दिया, mL-1 L की पावर 6 T की पावर -2 इज इक्वल टू 0। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। mL-1 + 6 T की पावर -2 इक्वल टू A। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A इज इक्वल टू mL की पावर 6 में से -1 गया 5 और T की पावर -2। कहानी खत्म। A और मैं बोल रहा हूं V B से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, V B से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसी और इसकी डायमेंशन सेम होगी। तो B इज इक्वल टू वॉल्यूम का क्या होता है, L का क्यूब। तो B के डायमेंशन क्या हो गए, L का क्यूब। होप आपको ये सवाल समझ आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल बोर्ड में आता है। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, टॉर्क होता है टाउ। टाउ होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, दैट इज L। फोर्स होती है mL/T-2। चाचा क्या होती है, mL/T-2। एक 1 बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। L एक और एक कितना हो जाएगा, 2 T-2। ये वही होता है जो वर्क की होती है और एनर्जी की होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन निकालो। वेलोसिटी क्या होती है, L/T-1 अपॉन L। वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वेलोसिटी का डायमेंशन ये है, L का ये है, L कैंसिल, ये T-1। ये ऐसा हो गया जैसे फ्रीक्वेंसी का हो गया। एंगुलर मोमेंटम, मास का क्या होता है M, वेलोसिटी का क्या होता है L/T-1, और डिस्टेंस का क्या होता है L की पावर 1 बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। M वैसे ही रखा, L पावर को ऐड कर दिया, L की पावर 2 T-1, और ये उसी के बराबर होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, बोलता है कन्वर्ट, ये सवाल भी बहुत बेहतरीन है। कन्वर्ट बड़े G की वैल्यू दे रखी है इनटू CGS यूनिट, मतलब SI से किस में जाना है, CGS। SI ऊपर आ जाएगी और CGS नीचे आ जाएगी।
अब देख ये जो वैल्यू दे रखी है, ये इतनी बड़ी जो वैल्यू दे रखी है, ये n1 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और ए बी और सी की वैल्यू कहां से निकाल लोगे? जी के डायमेंशनल फॉर्मूले से। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज -1। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 3। और टाइम की सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 -2। ठीक, अब ध्यान से समझना समझना समझना, इधर इधर n2 निकालना। ये n2 लिख दिया। n1 की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ऊपर मास SI में लिखना है। कैसे लिखोगे? 1 kg। नीचे किस में लिखोगे? ग्राम में लिखोगे। और पावर क्या हो जाएगी? -1। पावर क्या हो जाएगी? -1। लेंथ ऊपर मीटर में, नीचे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3। टाइम SI में भी सेकंड में होता है और नीचे भी किस में होगा? सेकंड में ही होगा, ठीक है। और पावर क्या हो जाएगी? -2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 की पावर -2, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर किस में? 100 सेंटीमीटर। और उसकी पावर क्या हो जाएगी? 3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 1000 1 kg में 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। और इसकी पावर क्या हो जाएगी? दैट इज -1। ये ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और इस साइड से n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके जी, हाँ जी, डन जी, ठीक, ओके डन। अब देख n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 10 की पावर 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1, ठीक। और ये 10 की पावर 2, 100 को 10 की पावर और उसकी पावर हो जाएगी 3। और 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आ जाता है? 1 ही हो जाता है, ठीक। n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6। when bases are same, powers are added, and 2 is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 plus -3 plus 6। देख -11 ही है ना? हाँ, -11 -3, तो ये हो जाएगा -14। और उसमें +6 करेंगे तो ये कितना बचेगा? -8। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻8। मतलब जो g है, मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8। और इधर क्या आ जाएगी? ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे है डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम की पावर -2 हो जाएगी। ये वाला मेरे पास क्या था? n1। और ये आपने क्या निकाला? n2 निकाला। होप आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से आया होगा, क्योंकि मैं इस पे बहुत मेहनत आपको करवा चुका हूँ। बोल रहा व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिक हीट, जो मतलब हीट इज इक्वल टू, हीट इज एक फॉर्मूला पढ़ोगे आने वाले दिनों में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। वो फॉर्मूला क्या है कि जो हीट होती है वो मास इनटू हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर होता है। अब मुझे हीट कैपेसिटी की निकालनी है डायमेंशन, तो ये इधर रहा, मास और डेल्टा टी डिवाइड में चलेगी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? mL/T-2। और इसका क्या होता है? मास की रहता है। और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन या थीटा से भी डिनोट करते हैं। ये मास और मास कैंसिल हो जाएगा, k की पावर 1 है, ऊपर चला जाएगी, l की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 और k की पावर क्या आ जाएगी? -1 इज इक्वल टू c। होप तुझे ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट सवाल वो बोल रहा है द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज गिवन बाय, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू ½ I ओमेगा स्क्वायर। बोलता है यूज दिस इक्वेशन टू ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ I। मतलब आपने I का डायमेंशन निकालना है। किसका डायमेंशन निकालना है? I का। देख I इस इक्वेशन को यूज करके, काइनेटिक एनर्जी है तो डायमेंशन क्या होगा? दैट इज mL/T-2। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इज इक्वल टू I। और ओमेगा
ओमेगा का जो डायमेंशन होता है वो होता है 1/t। या मैं अच्छे से बोलूं, ओमेगा इज अ फ्रीक्वेंसी जिसे टी की पावर -1 होता है और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मेरी बात याद रखना, आपने आई का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको किसका याद होना चाहिए, देख काइनेटिक एनर्जी का याद होना चाहिए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का याद होना चाहिए, -t की पावर -1 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो mlt-2 इज इक्वल टू आई टी की पावर -1 इंटू 2 दैट इज -2। ये -2 कैंसल, काइनेटिक एनर्जी की ml2t-2 होता है। तो क्या होगा, ml2 इज इक्वल टू आई का डायमेंशन क्या होगा, ml2। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वर्क हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2 होता है। अगर यहां पे ये ना हो, जैसे मैंने पहले नहीं लिख रखा था, तो वो फोर्स का डायमेंशन था। इधर अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन, देख 0.0003 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक। देख आंसर क्या दिया, एक। वो रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ फोर्स। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास फोर्स की डायमेंशन नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास फोर्स के डायमेंशन नहीं है। पहला मैं चेक कर रहा हूं, ये बोल रहा है पहला क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज V/L। V/L होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज। तो देख फोर्स क्या, दैट इज mlt-2 अपॉन चार्ज का होता है I/T। तो देख फोर्स क्या फोर्स बाय क्यू के बराबर हो सकती है ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज V/L जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्या वो फोर्स के बराबर हो सकता है, नेवर। तो इसका आंसर क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि पोटेंशियल ग्रेडियंट और फोर्स के डायमेंशंस नहीं मिलते। ये सवाल पूछे हुए सवाल है, देख सॉल्व पेपर से निकाल के आपके सामने लाया। अब दूसरा पार्ट देखो, एनर्जी ग्रेडियंट। एनर्जी ग्रेडियंट होता है एनर्जी अपॉन लेंथ। एनर्जी का डायमेंशन क्या है, ml2t-2 अपॉन l। ये और ये कैंसल, mlt-2 क्या ये फोर्स के बराबर होता है, हाँ। वेट तो होता ही फोर्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये भी फोर्स ही होता है, वो न्यूटन का सेकंड लॉ था, F इज इक्वल टू dp/dt, ये फोर्स के बराबर है। और इसका आंसर क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, एक आखिरी का सवाल है ये वाला, बोलता है एक सिस्टम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक सिस्टम। अ सिस्टम हैज बेसिक यूनिट डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया, द डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। बोलता है ऐसे फोर्स है जो डिपेंड कर रही है डेंसिटी पे, उसकी पावर ए पे, वेलोसिटी की पावर बी पे और एरिया की पावर सी पे। ऐसे फोर्स डिपेंड कर रही है, मतलब ये तीनों अब फंडामेंटल हो गए। फोर्स के डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। ये किस पे डिपेंड करे, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, mlt-3 की पावर ए, और वेलोसिटी का क्या होता है, lt-1 की पावर बी, और एरिया क्या होता है, l² की पावर सी। ठीक है, देख मैंने डायमेंशंस लिख दिए हैं सबके। दूसरा स्टेप ही क्या होता है, डायमेंशन होता है। फिर देख m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। अब इसकी पावर 1 है a, m की पावर a, l की पावर -3a और l की पावर b और t की पावर -1 इंटू b दैट इज -b, और l 2 की पावर 2 इंटू c दैट इज 2c। अब क्या करो, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1, जो इकट्ठे हैं उनको इकट्ठे कर लो। देख मास जैसे एक ही बार है तो m की पावर a, लेंथ 2 बार है, 2 बार भी नहीं है 3 बार है। लेंथ कितनी बार है, 3 है। तो l की पावर -3a प्लस b प्लस 2c, और टाइम शायद एक ही बार है, ये टाइम है, दैट इज t की पावर -b।
यहां से आपने पावर्स की कंपैरिजन करनी है, जैसे m की पावर 1 m की पावर a, तो ये a किसके बराबर, 1 के बराबर, a की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर, ठीक। उसके बाद यहां से ये आसान है, ये भी कर लो, ये माइनस बी इज इक्वल टू -2, मतलब -b=-2, ये माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 2, और फिर ये लास्ट वाला -3a प्लस b प्लस 2c, ये पूरी पावर l की पावर किसके बराबर, 1 के बराबर। देख -3 इंटू 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, और 2 इंटू क्या आ गया, c इज इक्वल टू 1 होगी। होप तुझे ये चीज समझ आई होगी। -3 इंटू 1 दैट इज -3 प्लस ये 2 का 2 प्लस 2c इक्वल टू 1, -3 और +2, -3 और +2 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2c इक्वल टू 1, -1 इस साइड आ जाएगा तो 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 2c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू, देखना 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये डिवाइड में चला जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। अब तू थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या a की वैल्यू तेरी निकल गई 1, और b की वैल्यू निकल गई 2, और c की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्या तीनों वैल्यू निकल गई हैं। अभी तूने कुछ लम्हे पहले फोर्स डिपेंड अपॉन डेंसिटी की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, और एरिया की पावर किस पे डिपेंड करता था, c पे। तो फोर्स डेंसिटी की पावर 1, वेलोसिटी की पावर 2, और एरिया की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, और ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा फोर्स का, जब डेंसिटी, वेलोसिटी और एरिया क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी। मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको पी वाई क्यू दिए हैं, किसके, यूनिट एंड डायमेंशंस के। पिछले 10 सालों के सवाल मैंने आपको करवाए हैं, 10 सालों के सवाल, हर सवाल इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। बहुत अच्छे से करना, दिल से ये वीडियो बनाई है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। और मैं हर एक 11th की PYQ की वीडियो लाने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और जो तुम पढ़ रहे हो तुम जिंदाबाद। इतना अच्छे से पढ़ना कि कल को तुम मुझे मैसेज करके ये बोल सके कि वजाइद सर मेरे 492 नंबर है। डन, वीडियो होगी खत्म।